नमस्कार, मैं राजेश्वर चौहान। इस वक्त हूँ मैं वज़ीराबाद गली नंबर 7 में। 16 तारीख को दिल्ली वालों को गर्मी से तो राहत मिली बरसात के कारण, पर उस बरसात ने एक घर का चिराग बुझा दिया। बिजली के करंट लगने से एक नाबालिग लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। माना यह जा रहा है कि जिस केबल कंपनी में वो काम करता था, एक घर से कंप्लेन आई और वो काम करने निकल गया। उस घर में जब जाता है तो उस घर के मालिक ने ये कह दिया कि आप चप्पल उतार के आइए। बरसात हो रही होती है और ये दुनिया को पता है, सब जानते हैं कि जब कोई बिजली का काम करता है तो चप्पल या जूते पहन कर करता है। दुख मैं आपको बयान कैसे करूं, आप देख रहे हैं ये माताजी हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं या सरकारों से कहते हैं कि नाबालिग काम क्यों करते हैं, क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? कोई खुशी से काम करेगा क्या? उनके घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक नाबालिग शायद काम कर रहा होगा। ये कहीं ना कहीं विफलता है हमारे देश की सरकारों की, जो इस दशा में कोई काम नहीं कर पाई, रोजगार नहीं दे पा रही है लोगों को, कि छोटे बच्चों को काम पे निकलना पड़ रहा है। और साथ के साथ कटहरे में है इस वक्त पुलिस प्रशासन। एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया इस बात को और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। माना यह जा रहा है कि पुलिस दबाव में है, क्योंकि वो लोग थोड़े से अमीर हैं, शायद ये कह सकते हैं, पैसे हैं उन पे। और यहाँ ये मुझे कहने में कतई हर्ज नहीं है कि पैसा बोलता है। और इस बारे में मैं चाहता तो नहीं कि आपकी बात कराऊं, पर हकीकत जानने के लिए ज़रूरी है कि उनके पिताजी से मैं आपकी बात कराऊं। वो सच बता पाएंगे, ये आपके लिए, ताकि आप जान पाएँ। और फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि ये लोग काम भी आपके लिए करते हैं। तो फैसला अभी जनता करेगी कि क्या प्रशासन पे कितना दबाव बनाया जा सके। देखिए, आपका दुख हम समझ सकते हैं और ऐसी स्थिति में बात करना भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। पर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। मेरा नाम नरेश कुमार, वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। मेरे बेटा का नाम विनय है। मेरे बेटा वाईफाई का काम करता था, जिसमें कि नीरज त्यागी और सुरेश धर और मुरलीधरन, सुरेश धरन और नीरज त्यागी, इनके पास ये तीनों पार्टनर थे। और इन्होंने कंप्लेंट दी नीरज त्यागी ने कि 7 नंबर में चले जाओ बेटा, वहाँ तार बदल के आओ। ये बात है 16 तारीख की, जिस दिन बारिश हो रही, 17 तारीख जिस दिन बारिश हुई थी। हाँ सर, 17 तारीख की बात है सर ये। और मकान मालिक ने चप्पल निकलवा दी बाहर की, बेटा चप्पल उतार के जाओ। और जैसे मेरे बच्चे ने तार डाला, तार ऐसे हाथ से खींच रहा था, वो केवल वहाँ से पता नहीं कहाँ से कटी हुई थी, वहाँ का वही बच्चा मेरा चिपक गया जी। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। हम तो कोई थे नहीं वहाँ पे मौजूद, पब्लिक लेके गई हॉस्पिटल में। मालिक था, मालिक तो हॉस्पिटल तक पहुँचा नहीं है। मालिक को फ़ोन करा तो मालिक कहता मैं तो फार्म हाउस पे पहुँच गया जी। मालिक दूसरे दिन आया, उस दिन कोई पहुँचा ही नहीं जी वहाँ पे। आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? सर, मेरे बेटे ने फ़ोन करा। मेरा बेटा भी उसी कंपनी में काम करता था, बड़ा बेटा भी। बड़ा? हाँ जी। अच्छा, ये भी सुना है मैंने कि वो नाबालिग था, एज कम थी उसकी, ये सही बात? 18 साल का हो चुका था बच्चा मेरा। 18 साल का हो चुका था। काम कितने साल से कर रहा था वो उनके पास? हम तो 4 साल हो गए सर उसको काम करते हुए। ना कोई ग्लव्स दे रखे थे, ना कोई हेलमेट दे रखे थे, ना कोई टेस्टर वगैरह। ना सेफ्टी के लिए जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे थे, कोई सहूलियत नहीं दी हुई थी कि बारिश में जब काम करते हैं तो सेफ्टी के जो औजार होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। कोई सहूलियत नहीं थी। पुलिस कंप्लेंट की आपने इसकी? पुलिस कंप्लेंट हमने नहीं करी। पुलिस कंप्लेंट जो हुई है वो FIR हुई है जी। अच्छा जी, उसके तहत में SHO साहब आए थे हॉस्पिटल में, जहाँ मेरा बेटा था। और एक IO आया था, उनका नाम है प्रेम राम। IO का नाम प्रेम राम था। SHO का नाम सर मैं जानता नहीं क्या नाम है। वो वहीं आए थे, वहीं लिखत पढ़त करके पोस्टमार्टम। वजीराबाद थाने की बात है? हाँ जी, वहाँ से आए थे? हाँ जी, वजीराबाद थाने से ही आए थे सर वो। और सर वो उसके बाद हमारे घर पे नहीं आए सर, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल आए पुलिस वाले, वहीं से जिसने जो बता दिया और उन्होंने वो लिख दिया। आप फादर हैं बेटे के, आपसे कोई जानकारी नहीं ली, कोई बात नहीं की गई? हमारे से सर कोई बात नहीं करी, किसी से भी बात नहीं करी सर। मैं तो सर हॉस्पिटल में ही था वहाँ पे। को ये गौर देना पड़ेगा आपको इस बात पे कि जब FIR होती है उसके बाद विक्टिम से जो भी हो या जो भुक्तभोगी हो, उनसे बात करना पुलिस का अधिकार है, उनसे हकीकत जानना। FIR उनके बिहाफ पर की जाती है कि असली मामला क्या है। यानी कहीं ना कहीं इनकी बातों से जो लग रहा है मामले को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद सर कोई नहीं आया पुलिस वाला हमारे, ना घर पे आया, ना कोई आया, ना किसी से कोई मतलब नहीं सर। वो उसका तो सर घर
थाना तो घर ही है सर उसका, उसने पैसे वैसे खिला देंगे सर, पुलिस आराम से बैठ गई सर। आईओ को फ़ोन करा कल मैंने, मगर सर हमारी वो पुलिस वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आएगी? कह रहे भाई 10 दिन भी लगते हैं, महीना 15 दिन भी लग जाएंगे, महीना भी लग सकता है। आईओ ने कहा जी। क्या नाम है? प्रेम राम। हाँ जी, आईओ का नाम प्रेम राम है सर। और एसएचओ साहब से कोई मुलाकात हुई इस बारे में? साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई जी। देखिए, मामला थोड़ा गंभीर है। जब कुछ हादसे होते हैं तो हमारा यकीन होता है पुलिस पे, और पुलिस प्रशासन जब ऐसा करे तो कहाँ जाएंगे ये लोग? या सीधे अदालत जाएं? अदालत क्या यही काम के लिए है कि सीधे अदालत पहुंच जाएं हम लोग? ये इस प्रशासन की नाकामी है कि लोग अदालत जाते हैं, अगर नीचे से स्थिति ठीक हो तो अदालत की ज़रूरत ना पड़े। अब वही मामला आ रहा है कि इन्हें सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा, तब शायद ये आईओ साहब काम करेंगे। ये माताजी हैं, सिचुएशंस आप देख ही रहे हैं। मैं कैसे बात कराऊं आपकी, पर मैं चाहता हूं कि एक बार ये बात कराएं। कैसा था आपका बेटा? मेरा बेटा तो समाट था जी, 2-13 गांठ का था, 2-13 गांठ का था, जवान हो रहा था। ऐसा तो भाई भी ना उसका। आपको ये कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरे घर में, ना कोई पुलिस आई, कोई नहीं हुआ। प्रशासन, पुलिस और जो घर में नहीं थी मैं बिल्कुल भी। ये जो जिस कंपनी में काम करते थे, जो मालिक है इस कंपनी के, उनकी तरफ से कोई बातचीत? बारिश में भी बुला लेते वे, और मेरे बच्चे दोनों चले जावे थे, और इन्हें ना छुट्टी देवे था ना कुछ देवे था। बारिश में बुलावे थे, जब देखा था जब भी बुला लेता। एक चीज़ और बताइए मुझे, जो लोग जिस कंपनी में वो काम करते हैं उनकी तरफ से कोई अभी तक आपसे बात हुई है? नहीं सर, हमारी कोई बात नहीं हुई किसी से भी सर। कोई नहीं आ मेरे दरवाजे। अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए, क्या मांग है आप? न्याय चाहता हूँ, मेरे साथ न्याय होए, न्याय चाहता हूँ मैं सर। मेरा बच्चा हट्टा कट्टा बच्चा सर, मैं तो उसके बुढ़ापे, वो तो मेरा बुढ़ापे का सहारा था सर। मैं तो उसी की बदौलत वो था जी। एक लड़की थी, 2 बेटे थे, बिटिया की मैंने शादी करी थी सर, और सर मैं तो उसके सहारे ही चल रहा था सर। हमारा बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। जब इस समाज की बात आती है तो क्यों लोग आखिर दबाते हैं? अगर यही मामला किसी ऊंची जाति में हुआ होता तो क्या मामला यही होता? क्या यही सिचुएशन होती? क्या इन्हें इंसाफ के लिए ऐसे ही बैठना पड़ता, भटकना पड़ता, रोना पड़ता, गुहार लगानी पड़ती? क्या कौन सा पुलिस वाला मेरे दरवाजा पूछ लो, ये बता दे कि सरकारें, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ये वादा करते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं हर बार कहता हूँ देखिए कितने अमीर हैं, कितना बड़ा महल है इनका। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो इनके वोट बटोर कर इनसे ये वादा करते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, पर आज कोई नहीं है इनके साथ। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं क्या कर पाऊंगा, पर इनकी बात उस सरकार तक ज़रूर पहुंचा पाऊंगा। इनका दर्द मैं कम नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं, जिस घर का चिराग चला जाए उस पर क्या बीतती है, ये वही महसूस कर सकता है जिस पे बीतती है। ये कहने के लिए अच्छा है कि आपका दर्द हम समझते हैं, ये सिर्फ कहने भर के लिए है, पर कोई किसी का दर्द आज की डेट में नहीं समझता, ना सरकार है, ना प्रशासन, और ना वो नेता। मेरी नज़र इस पे भी रहेगी कि इस पर कितनी राजनीति होती है। बहुत लोग आएंगे क्योंकि ये राजनीति के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है उन लोगों को, पर ये राजनीति की जगह नहीं है, इंसाफ की जगह है। और अगर इंसाफ के लिए आज भी गुहार लगाई जाए, ऐसे रोया जाए, ये भारत देश है, आज़ादी के 75 साल बाद भी ये हालत है, क्या वाकई आज़ाद हैं हम? अभी 15 अगस्त आने वाला है, क्या इसी दिन की आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई थी? आज़ादी ये नहीं है। आज़ादी वो है जब इंसाफ मांगना ना पड़े। जो नहीं रहे उनके बड़े भाई हैं, ये भी उसी कंपनी में काम करते हैं, और ये वहाँ गए थे। मैं चाहता हूँ कि ये भी बताएं कि क्या हुआ था आखिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार वैद्य है। आप भी वहीं काम करते हैं जहां आपके भाई काम करते थे छोटे? हाँ जी, मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे छोटे वाले भाई को 4 साल हो गए थे। अच्छा, जो कंपनी के मालिक हैं उनका कैसा व्यवहार है ये बताइए अपने काम करने वाले लोगों के प्रति? व्यवहार बहुत बेकार है, किसी भी लड़कों से पूछ सकते हो आप, स्टाफ वाले जितने भी है, व्यवहार बहुत बेकार ही है उनका। 9 साल। कितने लोग काम करते हैं उनके पास? कम से कम 10 से 20 लड़के होंगे।
ESI कार्ड कोई फंड? नहीं जी। मैं बताना चाहूँगा जिनको नहीं पता है कि जब अगर संख्या 10 के आसपास हो तो कानून ये कहता है कि ESI ज़रूरी होता है, फंड भी ज़रूरी होता है कार्ड पर कहीं ना कहीं ये लोग वो सब हजम कर जाते हैं। आपको सैलरी कैश में मिलती थी? जी, हाथों में देते थे। ये भी एक कारण है। कैश में सैलरी लेना सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है आज की डेट में। बात फिर वहीं आ जाती है डिजिटल इंडिया। यही डिजिटल इंडिया की तस्वीर है कि लोग इनका हक खा जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि आखिर उस दिन आप गए थे, शायद आपको पहली कॉल आई थी जब ये हादसा हुआ? हाँ जी, मैं 0 नंबर गली में काम कर रहा था। मेरे पास फ़ोन आया था लड़कों का, तेरे भाई के ऐसे ऐसे हो गया। मैं वहाँ से आया, तुरंत ऑफिस पे मशीन फेंक के तुरंत मैं 7 नंबर गली में गया और त्यागी जी वहीं पर ही खड़े हुए थे। त्यागी जो इस जिनके पास काम करते हो, जो उसके मालिक हैं? मैन ओनर है जो, बाकी तो 2 ओनर और हैं। मैन ओनर ने बोला वे अस्पताल लेके चले गए, तू वहाँ चला जा जल्दी भगता भगता। फिर मैं पैदल वहाँ पर गया। कौन सा अस्पताल था? डिवाइन अस्पताल है संगम बिहार में ये। अच्छा। हैं, मैं भगता भगता वहाँ पर गया जी। तो वहाँ पर 2 ओनर और थे, उन्होंने बताया त्यागी जी को खबर। तो त्यागी जी को मैंने बोला फ़ोन मिला के, कहाँ पर हो अब, तुम आ नहीं रहे, ये और वो है। कह रहे मैं तो फार्म हाउस पे चला गया। मैंने कहा भैया झूठ क्यों बोले हो, अभी तो तुम यहीं मुझे 7 नंबर गली में मिले। कह रहे मेरे को काम है फार्म हाउस पे। जब आप गए थे तो वो 7 नंबर गली में आपको मिले? उसके बाद जब हॉस्पिटल से आपने ये उन्हें जानने के लिए फ़ोन किया कि कहाँ हैं आप, तो उन्होंने सीधा बोल दिया फार्म हाउस चले गए हैं। वो कह रहे मैं इनको भेजा हूँ, अनिल मामा जी को भेजा हूँ, किसी को भेजा हूँ। मैंने कहा वे क्या करेंगे यहाँ के, मतलब उल्टे सीधे बंदों को भेजे रहते हैं वहाँ पर। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों ने उसी वक्त? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ? हाँ जी। फिर रिपोर्ट अभी तक मिली नहीं जी। वो जिस घर में हादसा हुआ था वो ताला लगा के जब भी भग गए थे। जिस घर में हादसा हुआ, जिन्होंने ये बोला था कि चप्पल उतार के आइए, वो भी अभी नहीं है उस दिन से। हमने वीडियो भी बना के आए थे वहाँ की। फिर उसके बाद वहाँ जो तार वार जो लटकी हुई थी वे तार कटवा दी। फिर उन्होंने वहाँ पर जाके हम वीडियो भी बना के आए थे, वीडियो भी है, ताला लगे हुए। अच्छा, वो तार वार सब कटवा दिए, कुल मिला के छेड़छाड़ की है सारी चीज़ों से, ताकि वो ये दिखा सके कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हमने पर वीडियो बना रखी है हर चीज़ की, वो है हमारे पास। व्हाट्सएप ग्रुप पे कंप्लेंट देते थे, वो भी है मेरे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें। जिस दिन से यह हादसा हुआ और अभी तक जो कंपनी के मालिक हैं उनके साथ कोई बात, कोई सद्भावना, कोई आए घर पे आपको दिलासा देने तक? उस दिन ही आए थे, वो कह रहे थे 20-25 आए थे त्यागी, कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं। फिर उसके बाद कोई नहीं आया जी। क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं जी, और जो है उनको सज़ा मिलनी चाहिए जी। इस व्यवस्था को देखते हुए आपको लग रहा है कि आसान होगा? ऐसे तो लग नहीं रहा है जी। वो थाना उन्हीं का है, थाना उन्हीं का ही है। वो वहीं पर ही बैठे रहते हैं। पुलिस वाले आके चाय पीते, जैसे ऑफिस पे डेली चाय पीते वो। ये भाई हैं उनके बड़े। इंसाफ की लड़ाई अगर अकेले जीती जा सकती तो आप इतने लोग देख रहे हैं, इनकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामियां ऐसी हैं कि इन लोगों को आना पड़ा। 1 हफ्ता बाद भी न प्रशासन सुन रहा, ना पुलिस सुन रही। इनके अपने समाज के लोग हैं जो इनके साथ खड़े हुए हैं, और हम बात करेंगे कि ये अपने स्तर पर क्या मदद पहुंचाएंगे। क्या नाम है जी आपका? राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के नेशनल चेयरमैन के रूप में मैं कार्यरत कर रहा हूं। जैसे मुझे ज्ञान हुआ, मैं जम्मू कश्मीर, हमारे लंगर चल रहे हैं, तो परिवार और समाज के नाते, क्योंकि मेरा समाज है, मेरा परिवार है, कोई राजनीति करने नहीं, हमें बड़ा दुख हुआ। हमारी पूरी टीम, भारती जी हैं हमारे साथ, सीमा जी हैं, मोनी चंदेल जी हैं हमारे साथ में, सुरेंद्र चंदेल जी हैं। आज जो है नरेश जी के दुख में शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं। और आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? मैं JNK से, वहाँ क्योंकि राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना का मैं चेयरमैन हूँ, इस नाते जैसे मैं यहाँ आया हुआ था कार्यक्रम से, तो तुरंत पता चला कि ऐसा एक मेरे परिवार के साथ, मेरे समाज के साथ ऐसी दुखद घटना हुई है। एक चीज़ मुझे बताइए आप, जब बात दलितों की आती है जी, तो आखिर क्यों इकट्ठा होना पड़ता है उन्हें इंसाफ के लिए? क्यों एक आदमी जाके थाने में अगर कंप्लेन करे, उसकी कार्रवाई पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा सकता? इस देश में अगर न्याय मिलता, आज 2 लाख से भी ज़्यादा केस पेंडिंग अदालतों में पड़े हैं। यहाँ इंसाफ मिलता नहीं है, छीना जाता है, और इंसाफ लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, नरेश जी के लिए सफ़र करना पड़ रहा है।
न्याय आज आप देखिए एफआईआर में क्या लिखा है, धारा 304 आईपीसी की धारा, उसमें एक लापरवाही के कारण हत्या उसकी जो है मृत्यु हुई है, उसमें ज़्यादा 2 साल की कारावास या मुआवजा दे देंगे। इस केस को जानबूझ करके पुलिस प्रशासन ने गुमराह किया है। ये भी शायद इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि अगर किसी को 7 साल सज़ा होती है तो उसमें ज़मानत मिल जाती है, अगर उससे ज़्यादा होती है तो शायद ज़मानत नहीं मिलती। ये भी एक कारण है कि इस केस को शायद उन्होंने बहुत लूज़ कर दिया है ताकि उनको वहीं से ज़मानत मिल जाए। अभी महोदय आपको मैं बताऊं, इन बेचारों को नहीं पता आईपीसी की धारा 304 का क्या मतलब है। मैं जानता हूं, मेरे घर में वकील हैं, एडवोकेट है, मेरी बेटी एडवोकेट है, मुझे जानकारी है। धारा 304 जो है आईपीसी की धारा 304 में यही है मामूली सी कि उसको उसने लापरवाही की, जो मृतक है यानी कि अपने आप मौत को गले लगाया, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ कार्रवाई होती है तो उनको मुआवजा देकर निपटा दिया जाएगा। यहाँ तक एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इस लड़ाई को इनकी आप कैसे आगे लेके जाएंगे? इस लड़ाई को कानूनी रूप से, और मेरे गृह मंत्रालय के अधिकारी से बात हुई है, जो दोषी इसमें पुलिस भी है, क्योंकि जो जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहा था वो पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने अपने दबाव में इस केस को कमज़ोर किया है। लेकिन पूरा समाज खड़ा है, अगर इसको न्याय के लिए अदालत में कहीं से कहीं तक भी जाए, वाल्मीकि समाज रुपए पैसे से हर तरीके से राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना नरेश की सपोर्ट करेगी। थाने से जिस केस को जो आईओ देख रहे हैं एसएचओ, उनसे आपका कोई बातचीत कलाप हो पाया? हमारी बात हो रही है, गृह मंत्रालय मैंने बताया सेक्रेटरी लेवल से बात हुई है। अगर मंगलवार तक दोषियों को नहीं पकड़ा गया, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, थाने के ऊपर घेराव करेंगे और इस थाना अध्यक्ष को आईओ को सस्पेंड करा के दम लेंगे। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जैसे आप देख रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले, इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं और मेरी नज़र इसलिए बनी रहेगी, मैं देखना चाहता हूं इन लोगों के इंसाफ की लड़ाई की कहाँ जाती है। मैं बहुत टाइम से ऐसा देखता हूं कि भाषण बहुत होते हैं पर इंसाफ की जो डोर है एक स्तर पर आके कहीं ना कहीं टूट जाती है, और उस डोर को ही देखना है कि ये डोर टूटती है या बाकी मंजिल तक पहुंचाती है। प्रशासन को ये लोग मजबूर कर पाएंगे कि इनकी मांगें सुने? मैं ये तो नहीं कह रहा कि क्या कर पाऊंगा, पर मैं आप तक इनकी हर खबर पहुंचाता रहूंगा ताकि आपको पता लगे कि इनकी लड़ाई कहां तक। मैं वो पत्रकार नहीं हूं कि आज आके फिर आप इन्हें भूल जाऊं। आज से लेकर जब तक इनकी लड़ाई सही निर्णायक तक नहीं पहुंचती, मेरी नज़र ऐसे ही बनी रहेगी। वज़ीराबाद में हूं और इसी कड़ी में मेरे साथ एक और सज्जन हैं, इस परिवार को सांत्वना देने आए हैं, इस लड़ाई में अपनी भागीदारी दर्ज कराने आए हैं और इनको लड़ाई को आगे ले जाने आए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लाखन सिंह है और राष्ट्रीय झाड़ू मंच एक संगठन है सामाजिक, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सामाजिक लोगों द्वारा मैसेज मिला वज़ीराबाद के अंदर एक हादसा हुआ है, उस हादसे के तहत हम लोग पहुँचे यहाँ पर और मैंने जो सुना परिवार को, हादसा नहीं है कि मर्डर हुआ है और उस मर्डर के लिए हम लोग चाहते हैं न्याय की मांग करना, उसके लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। एक चीज़ मैं हमेशा पूछता हूँ और आपसे भी पूछूंगा कि दलितों पे जब ये इस तरह के अत्याचार होते हैं तो प्रशासन नहीं सुनता, कोई और समाज आगे नहीं आता, क्या वजह आप देखते हैं इसकी? क्या आप लोगों में भी अभी एकीकरण नहीं है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं दूसरे लोग उठाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो इस देश की राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने दलितों को जाति के अंदर बांट के रख दिया है। उन्होंने जातिगत बेनिफिट के लिए जो जाति को विभाग किया, उस कारण से जो है दलित एकजुट ना होने के कारण उनका बेनिफिट लिया जा रहा है दलितों का। इस कारण से समाज पूरा एकजुट है, दलित एकजुट है, दलित कोई जाति बटा नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को नज़र में अलग अलग जातियों में अलग अलग संगठन पॉलिटिकल पार्टी खड़े कर दिए गए ताकि ये लोग इकट्ठा होकर न्याय न मांग सके। आप क्या कहना चाहते हैं इस परिवार पर? ये आपको लगता है कि दबाव है? ये 200% दबाव है, क्योंकि इस परिवार के अंदर जैसा इन्होंने बताया कि जिस घर के बाहर इन्होंने अपना काम करने गए, कॉल किया कि ये घर के अंदर ख़राब है, उस घर के अंदर भी इनको जो वहाँ पर कोई शर्मा जी ने बताया कि शर्मा जी का घर था, उन्होंने बोला कि अपनी चप्पल बाहर उतार गया। मतलब इसको पता था कि ये लोकल है यहाँ का, इसकी जाति देखकर उसको बोला कि इस चप्पल बाहर उतार गया, जब हमारे घर में एंट्री करी हो तो चप्पल उतरवाई जा रही है। इस दिल्ली देश की राजधानी के अंदर जो है दलितों के बच्चों पर, उनके घरों पर घुसने से पहले कुल मिला के मतलब सीधा आप ये कह रहे हैं कि जो प्रथा छुआछूत की उस वक्त थी वो आज भी कहीं ना कहीं कायम है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो प्रथा पहले थी वो है, लेकिन हाँ जातिगत शोषण अभी भी है, लेकिन उसका रूप बदल चुका है।
क्योंकि अब भारत के अंदर संविधान लागू है तो उसका रूप भिन्न भिन्न समय समय पर चेंज कर दिया जाता है। तो उसी के कारण इन्होंने चप्पल बारूद तुड़वाई कि जाति ये वाल्मीकि जाति से है, दलित है, इसकी चप्पल बारूद तुड़वाई। चप्पल बारूद तुड़वाने के कारण जो मालिक है वो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं। उनको पता था कि इस बात का कि ये लोग दलित हैं, इनको 5-5 हज़ार में 8-8 हज़ार में उसे रखा हुआ था। और रखने का कारण सिर्फ यही था कि दलित लोग हैं, इन पे इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं। और इसी कारण से वो व्यक्ति जो अभी बताया जा रहा कि नाबालिग है, नाबालिग बच्चे को उसने मतलब अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए लालच देके, उसको पर्टिकुलर आई कार्ड भी नहीं था, उसके पास इस जो कंपनी है उसकी कंपनी का वो एम्प्लॉय भी नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद पैसों के लालच के अंदर ऐसे लोगों को बारिश के टाइम पे लगाया जाता है कि ताकि मरे तो दलित मरे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए आप, अक्सर ये देखा गया है, ये यहाँ लोकल हैं, आप हम ये इतने सज्जन में देख रहा हूँ, दूर दूर से आए हैं, मौखिक जो भी होगा वो इन्हें झेलना पड़ेगा। अगर इनको आपकी ज़रूरत होती है तो क्या आप इनकी आवाज़ बनेंगे? क्योंकि मैंने हमेशा देखता हूँ, मैं कवर करता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता पर मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, मुझे भीड़ बहुत अच्छी खासी दिखाई देती है। मैं भीड़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब किसी चीज़ का समाधान नहीं निकलता तो भीड़ के अलावा कुछ और नहीं होती। इस लड़ाई को कैसे लेके जाएंगे आगे, क्योंकि प्रशासन से लड़ना थोड़ा मुश्किल है। देखिए सर, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, भीड़ कभी भी निर्णय नहीं कर सकती है, निर्णय हमेशा मेरा कहने का मतलब है भीड़ सपोर्ट कर सकती है, पर आप देखा होगा जब किसी एक बंदे पर आ जाती है ना तो बाकी के लोग भग जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, क्या ये डटे रहेंगे आपके लोग इनकी आखिरी लड़ाई तक? देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, भीड़ जब इकट्ठा होती है जब एफआईआर नहीं होती है। यहाँ पे एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर के अंदर जो सेक्शन लगने थे वो प्रॉपर सेक्शन नहीं लगाए गए हैं। और क्यों नहीं लगाए गए हैं? ये सिर्फ जातिगत मानसिकता के तहत नहीं लगाए गए हैं, कमज़ोर किया गया है केस। पूरा मामला जो है यहाँ के जो उच्च जाति के लोग हैं उन्होंने दलितों की स्थिति देखते हुए, इनकी स्थिति देखते हुए इस मामले को पूरा इसके अंदर पुलिस प्रशासन से लेके और यहाँ के जो लोकल के यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधान वगैरह हैं वो सब इन्वॉल्व हैं, जिस कारण से सारा मामला दबाया जा रहा है। 304A का मामला कोई मामला नहीं बनता है, नहीं बनता बिल्कुल। देख रहे हैं, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, लोग आ रहे हैं, सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, मेरी नज़र हमेशा इसीलिए बनी रहती है, मैं देखना भी ये चाहता हूँ कि इनकी सपोर्ट जो है वो कब तक सपोर्ट में रहती है, क्योंकि कमज़ोर वर्ग है, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि कोई भी लड़ाई जब जीती जाती है ना तो उसमें फाइनेंस का बहुत बड़ा योगदान है। पर आप, मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको, जो खुद अपना घर चलाने में असमर्थ हो, जब कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इनके समाज में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे ओहदे पर भी हैं, पर अब देखना यही है क्या वो लोग इनके लिए आते हैं नहीं आते हैं, फिर एक बार इनको वैसे ही अकेला छोड़ दिया जाएगा। अगर इन्हें कोई अकेला भी छोड़ेगा तो मैं हमेशा नज़र आऊँगा इनके साथ। मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई में इनका साथ जितना मैं दे सकता हूँ, इनकी आवाज़ बनकर वो मैं दूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये वही घर है 17 तारीख को जहाँ ये हादसा हुआ। पहले एक खोल के रखते थे, वो लड़का जिसे कंप्लेन मिली वो इसी घर में उस कंप्लेन को दुरुस्त करने आया। पर हमें जो बताया गया, इस घर के ओनर ने कहा कि आप चप्पल बाहर उतार के आइए, और बारिश हो रही थी। पर जब बिजली का काम करते हैं तो ये सबको पता है कि चप्पल या जूते पहनने होते हैं। और एक वजह ये भी बहुत बड़ी है कि उसने अपनी चप्पल यहाँ उतारी और ये हादसा हो गया। कोशिश है मेरी, ताला लगाया, मैं बात करना चाहता था इनके ऑनर से कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्योंकि मैं जानना चाहता था इनका पक्ष भी कि वो बताएं कि आखिर असली वजह क्या थी। पर जब ये कभी आएंगी मैं बात ज़रूर करूँगा और मैं आप लोगों तक ये भी पहुँचाऊँगा। मेरा काम है संतुलन खबर पहुँचाना कि अगर यहाँ कोई हादसा हुआ उसमें कितनी सच्चाई थी। तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहें। पर हादसा बड़ा है, एक घर का चिराग बुझ गया जिसकी भरपाई शायद नहीं हो सकती। इसकी तह तक हम जाएंगे और आपको हर खबर बताएंगे। धन्यवाद।